जैसे कि हम लोग बात किए थे, आज रिवाइज करेंगे सेबी एक्ट। गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग ऐशा, गुड मॉर्निंग पीहू, गुड मॉर्निंग सृजा, गुड मॉर्निंग शिवम। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा सेबी एक्ट का रिवीजन करेंगे आज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो कि आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर कौन सा है इंस्टीट्यूट का मैट का? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग पूरा बढ़िया से रिवाइज करके आए होंगे। चलिए, कब स्टैब्लिश हुआ सेबी? सेबी कब स्टैब्लिश हुआ? ठीक है। एक मिनट, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है क्लासरूम में। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है? हाँ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्टर को लेके इशू है। चलो, आप लोग तो रिवाइज करके ही रखे हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988। ठीक है। पावर कब मिला? 1992। कैसे पावर मिला? मकड़ी काटा क्या उसको? तो क्या स्पाइडरमैन बन गया? नहीं। तो कब मिला? 1992 में, जब एक्ट पास हुआ, सेबी एक्ट। ठीक है। सेबी एक्ट जब पास हुआ तब सेबी को पावर मिला। ओके। आया? अब आएगा क्या? ठीक है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपीआर क्या है? तीन तो ऑब्जेक्टिव: प्रोमोट द सिक्योरिटीज मार्केट, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स और रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। पीपीएनआर। प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट। प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट। ओके। सेबी को स्टैब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। रीजनल ऑफिस कहाँ है? नॉर्थ का कहाँ है? दिल्ली में। ईस्ट का कहाँ है? कोलकाता में। वेस्ट का कहाँ है? अहमदाबाद में। साउथ का कहाँ है? चेन्नई में। ओके। और इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट एंटिटी एंड पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड पावर टू बी स्यूड एंड स्यूड अपॉन। ठीक है। डन। ये समझ में आ गया सेबी कौन स्टैब्लिश करता है, कैसे स्टैब्लिश करता है, कहां पे होता है? ओके। अब सेबी का कितना चेयरमैन है? कितना चेयरमैन है? एक तो चेयरमैन है और दो तो मेंबर है, जो कि सीजी अपॉइंट करता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एक मेंबर कौन करता है? आरबीआई। और उसके बाद 5 मेंबर होना चाहिए, जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर होना चाहिए। अभी चेयरमैन कौन है? श्रीमती माधवी पुरी बुच। ओके। और ये लोग के पास क्या होना चाहिए? दे आर पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग, हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग के पास ये सब एरिया का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोग को अपॉइंट करता है। ओके। चलो आप पावर लिखते हैं। अब पावर समझते हैं। क्या है पावर? जो चार्ट बनाया था ना, सुपर चार्ट पावर का, वो खोल लीजिए। पावर ऑफ सेबी। ठीक है। पावर, सबसे पहला पावर, पावर टू इश्यू डायरेक्शन। पावर टू इश्यू डायरेक्शन। इस किसी को भी डायरेक्शन इशू कर सकता है। डायरेक्शन किस किस को इशू कर सकता है? इंटरमीडियरी को और कंपनीज को। इंटरमीडियरी और कंपनीज को क्या कर सकता है? डायरेक्शन इशू कर सकता है। अगर वो लोग डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करेगा तो इंपोज भी कर सकता है। क्या? पेनल्टी इंपोज कर सकता है। रेगुलेट इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का इशू कैसा? प्रोस्पेक्टस में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सेबी वो बता सकता है। रेगुलेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है ना। पावर टू सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग। सीज एंड डिसीज कर सकता है, मतलब जो
काम कर रहा है उसको काम करने के लिए रोक सकता है, मतलब उसके आगे मत करो और जितना कर चुका रोक दो, सीज एंड डिसीज द प्रोसीडिंग एंड इंस्पेक्ट द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है एंड पावर डेट ऑफ अ सिविल कोर्ट का जो भी पावर है, समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, ओके, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑन ओथ एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो भी सिविल कोर्ट का पावर है, सिविल कोर्ट का पावर सेबी के पास भी है, ओके। पावर टू इशू रेगुलेशन, अलग अलग तरीके का रेगुलेशन बना सकता है ना, क्या करने के लिए, अपना 3 फंक्शन को निभाने के लिए। 3 फंक्शन क्या है, प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट, वो 3 फंक्शंस को निभाने के लिए अलग अलग तरीके का रेगुलेशन डाल सकता है, अलग अलग रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन हम लोग पढ़े थे 1996, फिर उसके बाद टेक ओवर कोड, आईसीडीआर, एलओडीआर, बाई बैक, एसबीबी, एनसीएस, ये सब तरीके का रेगुलेशंस निकाल सकता है, ओके। पावर टू इंपोज ऑर्डर भी इंपोज कर सकता है, क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग पूरा सस्पेंड कर देगा, ओके। फिर उसके बाद डिबार फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, सस्पेंड एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी का कोई भी ऑफिसर को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इंपाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड, जो पैसा तुमने कमाया है ना वो पैसा अपने पास रख लेगा। अटैच एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, बैंक अकाउंट को अटैच करता है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज के लिए, 90 डेज के ऊपर उसको स्पेशल कोर्ट का परमिशन लगेगा। स्पेशल कोर्ट का परमिशन के बाद वो कॉन्फिस्केशन क्या कर सकता है, अटैचमेंट से कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, ओके। तो ये था क्या, पावर, ये सारा क्या था, पावर, ओके। अब पावर में एक पावर है ना इन्वेस्टिगेशन का, अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा। क्लियर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, सबसे पहले ग्राउंड होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। या तो आपने वायलेशन किया है, कोई लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएट क्या किया है, वायलेशन किया है, और या फिर क्या किया है, अगेंस्ट द इन्वेस्टर आपने कोई काम किया, अगेंस्ट द इन्वेस्टर, अगर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर कोई काम किया, या फिर वायलेशन किया है कोई भी सिक्योरिटी लॉ का, तो सेबी क्या कर सकता है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद जिस आदमी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, प्रिजर्व और प्रोड्यूस करना जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आपको बुक्स एंड डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मांगेगा, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जब भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो भी इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर है, वो रिटेन कर सकता है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को, कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए, ठीक है, और कॉल कर सकता है एनी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सीक कर सकता है एनी क्लैरिफिकेशन, ओके। एग्जामिनेशन ऑन ओथ भी कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ कोई भी डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएट का, और उसके बाद मेक नोट्स, he can write, he can make the notes and read out to them and get signed, ठीक है, make notes, read out to them and get signed and use it as evidence के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। सीजर कर सकता है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को अप टू द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है। 6 महीना तक किसी का परमिशन का दरकार नहीं, 6 महीना से ऊपर रखेगा, मेरे को 6 महीना से ऊपर के लिए रखना है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तब तक के लिए रखना है, तो फिर क्या लगेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का क्या लगेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का परमिशन लगेगा, अप्रूवल लगेगा। अगर उसको लग रहा है कि ये बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, सीक्रेटेड हो सकता है या फिर डिस्ट्रॉयड हो सकता है, वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है जब तक कंप्लीशन होगा इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसको बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ओके, डन। अब पेनल्टीज आ जाएं, ले नहीं रहा, आ जाओ। इन्वेस्ट ये पेनल्टी, पेनल्टी 15A, A फॉर अकाउंट्स फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बी से ब्रोकर्स अग्रीमेंट, ब्रोकर अग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है, क्लाइंट के संग अग्रीमेंट नहीं किया। सी से क्या, कंपनी ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं किया। डी डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड को रिफंड करता है, म्यूचुअल फंड को कौन चलाता है, एएमसी। 15E एएमसी अगर कोई डिफॉल्ट किया है। 15EA एडवांस वाला म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, या फिर आरईआईटी या फिर इनवीआईटी, वो लोग अगर कोई डिफॉल्ट करता है। और उसके बाद ईबी मतलब रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। 15E से 15A टू E एक ही पेनल्टी है, 1 लाख पर डे, 1 करोड़। लेकिन EA का एडवांस पेनल्टी है 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो 15A टू E हो गया। फिर उसके बाद 15F ब्रोकर अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देता है, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है। 15B फेल टू डिलीवर द सिक्योरिटीज को डिलीवर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, सिक्योरिटीज नहीं है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज नहीं है, तो भी 1 लाख पर डे और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम
सम ऑफ 1 करोड़। 15C ब्रोकर ने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, तो जितना एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया उसका 5 टाइम्स और 1 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। जी से ग्रोथ हो जाएगा, पेनल्टी में ग्रोथ हो जाएगा भैया, आपका क्राइम में भी ग्रोथ हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग किया आपने, इनसाइडर ट्रेडिंग किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेनल्टी कितना है, पेनल्टी कितना है 10 लाख, मैक्सिमम 15 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। एच आपने हॉस्टाइल टेक ओवर किया, टेक ओवर कर लिया आपने, तो भी सेम इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पेनल्टी है 10 लाख 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया आपने, उसमें पेनल्टी थोड़ा कम है, आपका जो इनसाइडर ट्रेडिंग में 10 लाख है इसमें 5 लाख है, बाकी सब सेम है 5 लाख 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। एच ए आपने अकाउंट्स हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स एंड अकाउंट्स को डिस्ट्रक्शन कर दिया, किसका बुक्स एंड अकाउंट, खुद का नहीं, सेबी का, सेबी का रिकॉर्ड्स को आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया तो 1 लाख 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। एच बी बचा हुआ रेसिडुअल पेनल्टी 1 लाख और 1 करोड़, 1 लाख और 1 करोड़। ओके डन। उसके बाद 11C में एक पेनल्टी, 11C में पेनल्टी में क्या बोला, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया, किसके संग कोऑपरेट नहीं किया, अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के संग कोऑपरेट नहीं किया, उसको उसने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा वो नहीं दिया, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने उससे इंफॉर्मेशन मांगा वो आपने नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन मांगा वो नहीं दिया, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया उसके संग तो इम्प्रिजनमेंट है कितना 1 ईयर तक, और उसके बाद फाइन कितना है 1 करोड़ और बोथ, ठीक है, और फर्दर 5 लाख रुपया पर डे का फाइन है, इसमें 5 लाख रुपया पर डे का क्या है, फाइन है। ओके डन डन। अब एक बार पेनल्टी लगा दिया, पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया, फिर क्या किया, पेनल्टी लगा रहा है ना, लेकिन पेनल्टी से भी माधवीपुरी बूच बोल के नहीं लगाएगी, क्या करेगी, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, क्या करेगी, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा डिविजनल चीफ लेवल का आदमी होगा, क्या होगा, डिविजनल चीफ लेवल का आदमी होगा, इसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर होगा, ही कैन ऑल्सो समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, ही कैन ऑल्सो समन समवन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, उसके बाद ही पेनल्टी इंपोज करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, फिर उसके बाद ही पेनल्टी इंपोज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेबी को लगता है कि कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या करेगा, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, अपना रिपोर्ट सेबी को देगा, सेबी क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, पेनल्टी इंपोज करेगा, क्या करेगा, पेनल्टी इंपोज करेगा। ओके क्या क्या चीज देखेगा ये, क्या क्या चीज को कंसिडर करेगा, अगर आपने कितना गेन किया है, आपके कारण किसको कितना लॉस हुआ है, या फिर आपका रेपिटेटिव नेचर का डिफॉल्ट है कि नहीं है, मतलब आपको कितना फायदा हुआ, सामने वाले को कितना नुकसान हुआ आपका इस काम से, और या फिर कितना रेपिटेटिव नेचर है, बार बार करोगे तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाते चला जाएगा ना, तो बार बार कोई डिफॉल्ट करोगे तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाते चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, पेनल्टी इंपोज कर दिया, तो पेनल्टी का अमाउंट से अगर आप अग्रीव्ड है, आपको लग रहा है कि पेनल्टी बहुत ज्यादा लगा दिया भाई, लोअर और मिनिमम, लोअर और हायर है ना, तो लोअर लगाना चाहिए था, हायर क्यों लगा दिया, तो इसके लिए आप क्या कहां जा सकते हैं, सैट के पास जा सकते हैं। सैट को कितना दिन में अपील कर सकते हैं, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, सफिशिएंट कॉज होगा तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 45 दिन के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं। सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल किस किस का ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं, सेबी का, आईआरडीए का और पीएफआरडीए का। ठीक है, आईआरडीए पीएफआरडीए बुक में लिखा हुआ है, मैट में लिखा हुआ है, कहीं पढ़ना नहीं है और कुछ। ठीक है, आईआरडीए पीएफआरडीए भी अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट भी कहां जा सकते हैं, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, कहां जा सकते हैं, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को, क्या करेगा, कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड। कंफर्म मतलब क्या, मान लेगा कि हाँ ठीक है जितना ऑर्डर है ठीक है, सेट असाइड मतलब माफ कर देगा, और मॉडिफाई मतलब बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है, पेनल्टी का अमाउंट बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। ठीक है डन। कितना दिन में केस डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करेगा, 6 मंथ्स में इस केस को डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करेगा। ओके डन। ठीक है, सेट का भी क्या पावर है, वही जो अपने कोर्ट का पावर पड़े ना, समन एंड एनफोर्स अटेंडेंट, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिव्यूइंग, अपना खुद का डिसीजन रिव्यू कर सकता है। ठीक है, एविडेंसेस को रिव्यू कर सकता है और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, तो वही जो सिविल कोर्ट का पावर है, जो सेबी का पावर है, वही सेट का भी पावर है, जो एक कोर्ट का पावर है वही इसका भी पावर है। ओके क्या सब आदमी अपने क्या खुद ही जाना पड़ेगा कि लीगल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, सीए को भी भेज सकते हैं, सीएस को भी भेज सकते हैं, सीएमए को भी भेज सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर को भी भेज सकते हैं ऑन योर बिहाफ। ओके ओके डन। अपील को एक फॉर्म में करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफाइड है कहां, रूल 4 में, और एक वो मेमोरेंडम ऑफ अपील भी इसके संग लगाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ अपील मतलब समरी, समरी लगाना पड़ेगा, आपने क्या क्या बात किया, किस चीज का अपील किया, एक समरी भी लगाना पड़ेगा सैट को अपील करने से पहले। ठीक है, सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है सैट का ऑर्डर के ऊपर, सैट का कोई, जहां पे सैट आ जाता है वहां पे सिविल कोर्ट नहीं आ सकता है, सिविल कोर्ट मतलब कोई दूसरा कोर्ट नहीं आ सकता है, वो ये नहीं बोल सकता कि यार सैट तुम मत हियरिंग करो, हम इसका हियरिंग करेंगे। एक बार सैट घुस गया, एक बार सेबी घुस गया, तो कोई दूसरा कोर्ट का कोई इसमें जुरिडिक्शन नहीं होता है। इस बार ऑन जुरिडिक्शन, क्या यहां पे लिख दीजिए, बार ऑन जुरिडिक्शन।
डन, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ओके। फिर अगर मान लीजिए सैट में आपने अपील किया, सैट में आपने अपील किया, आप सैट का ऑर्डर से भी अग्रीव्ड है, सैट का ऑर्डर से भी अग्रीव्ड है, कहां चल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कितना दिन का टाइम है? 60 डेज का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन सा केस को देखेगा? खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ को, ठीक है। 60 डेज के बाद और एक्स्ट्रा 60 डेज मिल जाएगा अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है। क्या है? सफिशिएंट कॉज है डिले का। सैट का कॉम्पोजिशन क्या था? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, ठीक है। कौन बेंच बनाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसमें एक जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर बैठेगा ही बैठेगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है। और ये कौन इसको अपॉइंट करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, सीजी अपॉइंट करता है। सबको सीजी अपॉइंट करता है, जुडिशियल मेंबर को भी, टेक्निकल मेंबर को भी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन टेक्निकल मेंबर कौन से किसके सिलेक्ट करता है? सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करता है। सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करता है कुछ आदमी लोग को, उसमें से अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर हाई कोर्ट का जज जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट का जज जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल मेंबर के पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, डन डन। रेसिडरी ऑफेंस, अगर आपने पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया, अगर पेनल्टी इंपोज हो गया, पेनल्टी सैट भी कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपने अगर पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया, तो आपका इंप्रिजनमेंट है 1 मंथ, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 10 ईयर्स तक। फाइन आपका 25 करोड़ और बोथ, ठीक है। मतलब इंप्रिजनमेंट के संग फाइन भी हो सकता है। एक बार पेनल्टी इंपोज हो गया, फिर एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है कि पेनल्टी जितना इंपोज हो गया उसको कलेक्ट करो, उसको कलेक्ट करो। तो वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट बनाएगा, एक रिकवरी का एक सर्टिफिकेट बनाएगा, स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें सारा बात लिखेगा और उसको कहाँ चिपका देगा? उन लोग का घर वर में चिपका देगा, ऑफिस में, प्रेमाइसेस में जाके चिपका देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? रिकवरी ऑफिस रिकवरी कर सकता है बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ बैंक अकाउंट, और उसके बाद अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब कुछ भी कर सकेगा पैसा को निकालने के लिए, रिकवरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, रिकवरी एजेंट की तरह वो काम करेगा। अभी स्कोर्स करना है ना? चलो। छोटा लग रहा है ना एकदम आपसे? अभी पूरा रिवाइज करने का छोटा लग रहा है ना? सर क्या 15 मिनट में रिवाइज करिए, सब पता था हम लोग को। एकदम कॉन्फिडेंस के संग अब आज निकलना। देखो, सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम क्या है? सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। इसमें कोई भी आदमी कर सकता है क्या? पुचका वाला का पुचका नहीं बिक रहा है, कंप्लेन कर सकता है क्या? नहीं ना। कौन कंप्लेन कर सकता है इसमें? इन्वेस्टर्स लोग अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी। अगर वो लोग को कोई भी ग्रीवांसेस है, वो लोग को सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड कोई भी ग्रीवांसेस है, तो वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेबी ने डेवलप किया है इन ऑर्डर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस। इन्वेस्टर कैन लॉन्च देयर कंप्लेन अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, अगेंस्ट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन और अगेंस्ट द इंटरमीडियरी। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कौन हो गया? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट में कंप्लेन है, डिपॉजिटरी के अगेंस्ट में कंप्लेन है। अगर स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन है तो कहाँ चल जाओगे आप? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बोल के आप कंप्लेन कर सकते हो। क्या एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग टैब दिया है, आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना पड़ता है। आपका पैन कार्ड चाहिए, और क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और क्या चाहिए? नेम चाहिए, ईमेल आईडी होना जरूरी है, ईमेल आईडी में ही तो जाएगा। और साइट का क्या नाम है? scores.sebi.gov.in, scores.sebi.gov.in। वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा? अपना कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। अलग अलग टैब है, अलग अलग टैब में जाके आप अपना कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार कंप्लेन रजिस्टर हो गया तो कितना दिन का टाइम मिलता है? कितना दिन का टाइम मिलता है कंपनी को? 21 डेज का टाइम मिलता है कंपनी को रिप्लाई करने का। कंप्लेन किस किस के पास फॉरवर्ड हो जाता है? किस किस के पास? लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी, और उसके बाद डेजिग्नेटेड बॉडी। हर एक आदमी जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो उसका एक डेजिग्नेटेड बॉडी होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज किसका डेजिग्नेटेड बॉडी है? लिस्टेड कंपनी का। अगर आप लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे तो एक कॉपी डेजिग्नेटेड बॉडी के पास भी चला जाएगा। डेजिग्नेटेड बॉडी का सर क्या काम है? वो देखेगा कि 21 डेज में रिप्लाई आया कि नहीं आया। सर जो रिप्लाई आया मुझसे एकदम सेटिस्फाइड नहीं है, एकदम भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो किसके पास जाएगा कंप्लेन? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? फर्स्ट टाइम रिव्यू के लिए जाएगा, फर्स्ट टाइम रिव्यू के लिए जाएगा। वापस से लिख के समझाएं क्या? किसी किसी को ऐसा जन है जो नहीं समझ में आ रहा है? आओ, ये देख के समझाते हैं।
कंप्लेन जिस दिन लॉन्च हुआ, कंप्लेन जिस दिन लॉन्च हुआ कहां पे, स्कोर्स में लॉन्च हुआ, किसके पास कंप्लेन फॉरवर्ड हो जाता है, कंप्लेन किसके पास, एंटिटी और डेजिग्नेटेड बॉडी के पास फॉरवर्ड हो जाता है उसी दिन, जिस दिन कंप्लेन किया उसी दिन फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटिटी क्या करेगा, कंप्लेन को रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा और क्या सबमिट करता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या, एक्शन टेकन रिपोर्ट। कितना दिन में सॉल्व करने का कोशिश करेगा, 21 डेज में, 21 डेज में एंटिटी को सॉल्व करना है। लेकिन डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। डेजिग्नेटेड बॉडी टू शुड मॉनिटर दैट द कंप्लेन इज रिजॉल्व्ड एंड द एटीआर सबमिटेड विद इन 21 डेज, विद इन 21 डेज। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन को भी कौन चेक करेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी। अब ये जो कंप्लेन आया अगर उससे आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कंप्लेन रिजॉल्व ही नहीं हुआ या फिर एटीआर सबमिट ही नहीं हुआ, आप वन टाइम रिव्यू के लिए बोल सकते हैं। क्या, वन टाइम रिव्यू के लिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम रिव्यू। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम रिव्यू। वन टाइम और फर्स्ट टाइम रिव्यू, यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट टाइम ऑल्सो, फर्स्ट टाइम रिव्यू, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिव्यू और वन टाइम रिव्यू। वन टाइम रिव्यू के लिए आप जा सकते हो, कितना दिन का आपको टाइम मिलेगा, 15 डेज। मतलब 15 डेज में आपको बताना है सेबी को कि आपको रिव्यू करना है कि नहीं करना है। एक बार आपने बोल दिया रिव्यू के लिए, फिर कंप्लेंट किसके पास चला जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगा, रिव्यू करेगा। डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगा, रिव्यू करेगा और क्लैरिफिकेशन मांगेगा किससे, लिस्टेड एंटिटी से, कि भैया तुमने कैसे कंप्लेंट सॉल्व किया, कैसे नहीं किया है। और डेजिग्नेटेड बॉडी को रिवाइज एटीआर फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज एटीआर फाइल करना पड़ेगा कितना दिन के अंदर में, कितना दिन के अंदर में, 10 डेज के अंदर में। 10 डेज के अंदर में रिवाइज एटीआर फाइल करना पड़ेगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट, रिवाइज वाला एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा कितना दिन में, 10 डेज के अंदर में, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप ये जो रिवाइज एटीआर हुआ उससे भी आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कंप्लेन ही रिजॉल्व नहीं हुआ आपको या फिर एटीआर ही सबमिट नहीं हुआ, तो आप वापस से सेकंड टाइम रिव्यू करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा, जिस दिन फर्स्ट टाइम रिव्यू का एक्शन आया, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट हुआ, उसके 15 दिन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड टाइम रिव्यू के लिए बोलना पड़ेगा। अगर एक बार आपने बोल दिया सेकंड टाइम रिव्यू, तब सेबी घुस जाएगा पिक्चर में। सेबी रिव्यू करेगा कंप्लेन को। क्या करेगा, सेबी रिव्यू करेगा कंप्लेन को। और सेबी अलोंग विद डेजिग्नेटेड बॉडी, डेजिग्नेटेड बॉडी फिर अगर जैसे ही सेबी के पास कंप्लेन चला जाएगा, इमीडिएट एक्शन लेगा। इमीडिएट एक्शन वो लोग लेने का कोशिश करेगा और ट्राई करेगा जैसे बेस्ट टू बेस्ट तरीके से रिजॉल्व करे। अगर कंप्लेन आपका फिर भी रिजॉल्व नहीं हो पाया तो ओडीआर प्लेटफॉर्म में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कहां पे, ओडीआर प्लेटफॉर्म, वन टाइम ओडीआर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म में चला जाएगा। ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म अलग से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया जहां पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन होता है बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन करता है। पहले कॉन्सिलेशन होता है फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। डन, डन। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए आपका कंप्लेन, अगर आपने कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किया, अगर आपने कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किया, लास्ट तक चले गए, कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगा 1000 रुपया पर डे पर कंप्लेन, पर डे पर कंप्लेन। और सेबी बोलेगा कि 15 दिन के अंदर में तुम कंप्लेन को रिजॉल्व करो। अगर 15 दिन के अंदर में कंप्लेन नहीं रिजॉल्व किया गया, 15 दिन के अंदर में कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किया, तो प्रमोटर के पास ये एक्शन चला जाएगा। प्रमोटर को बोलेगा कि भैया अब हम तुमको 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन में तुम कंप्लेन को रिजॉल्व करो, नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारा जितना भी बैंक अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, सब फ्रीज कर देंगे। 10 दिन कंप्लीट होते ही क्या करेंगे, सारा बैंक अकाउंट, सारा डीमैट अकाउंट क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। शेयर होल्डिंग को भी फ्रीज कर देंगे, शेयर होल्डिंग को भी फ्रीज कर देंगे। तुम खरीद बेच नहीं कर सकेगा कोई भी शेयर को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज भी अपना एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, मैटर को सेबी के पास फॉरवर्ड कर देगा। सेबी के पास फॉरवर्ड कर देगा। अगर नंबर ऑफ कंप्लेन अगर 20 से ज्यादा है पेंडिंग कंप्लेन, और अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ कंप्लेन आपका किससे ज्यादा है, 20 लाख से, किस 10 लाख से ज्यादा है, कितना, 10 लाख से ज्यादा है, तो कंप्लेन स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, सेबी को फॉरवर्ड कर देगा। पहले क्या करेगा, 15 दिन का टाइम देगा तुमको कि 15 दिन में फाइन भी दो और कंप्लेन को रिजॉल्व करो। अगर कंप्लेन फिर भी रिजॉल्व नहीं किया तो किसके पास चला जाएगा, प्रमोटर के पास। भैया कि तुम 10 दिन के अंदर में, 10 डेज के अंदर में तुम क्या करो, रिप्लाई करो, कंप्लेन को सॉल्व करो। उसके बाद भी तुम नहीं करोगे तो क्या करेगा, तुम्हारा डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, शेयर होल्डिंग को फ्रीज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कंपनी के केस में 20 से ज्यादा कंप्लेन है या फिर 10 लाख का वैल्यू से ज्यादा का कंप्लेन है, तो किसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, सेबी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेबी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेबी का ये जो सेकंड टाइम रिव्यू है तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं माना जाएगा जब तक सेबी उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके, डन, डन। अब देखो, आप वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सेटलमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आप वॉलंटरी सेबी के पास अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या करेगा, सेबी आपको बोलेगा कि ठीक है हम तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं भी कर सकता है, एक्सेप्ट सेबी के ऊपर में। और सेबी क्या करेगा, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेगा जो कि आपका रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया, और आपको बोलेगा कि इस मैटर के अगेंस्ट में आप कभी भी अपील नहीं करेंगे, तभी हम सेटलमेंट करेंगे। और जितना भी पैसा सेटल्ड होगा कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में। कहां पे, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में।
ठीक है। सेबी के पास पावर है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है स्पेशल कोड बनाने का। क्या? स्पेशल कोड बनाने का। स्पेशल कोड बनाया जाता है स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए। और उसमें कौन बैठता है? एक सिंगल जज बैठता है, जिसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उसका क्वालिफिकेशन एक सेशन जज का होना चाहिए या फिर एडिशनल सेशन जज का होना चाहिए। ठीक है। ऑल द मैटर जो भी मैटर सेबी डील करता है वो सारा मैटर स्पेशल कोर्ट भी डील कर सकता है। ठीक है। इसके अपील कहां जा सकते हैं आप? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर अपील करना है कहां जा सकते हैं आप? हाई कोर्ट में। ओके। कंपनी कोई ऑफेंस करेगा, कंपनी अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी लायबल है पेनल्टी देने के लिए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जो इंचार्ज है कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट में, उसको भी क्या करा जाएगा? उसको ऊपर भी पेनल्टी लगाया जाएगा अंडर दिस एक्ट। जो भी पेनल्टी लिखा हुआ है कंपनी के संग संग ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी लगेगा। ओके, अगर कंपनी डिफॉल्ट है। डन। अब एक और मैटर बचा हुआ है। कितना दिन में कंप्लेन कर सकते हैं आप इसमें? स्कोर्स में कितना दिन के लिए कंप्लेन कर सकते हैं? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। ये लिखा हुआ है आपका मैट में, देखो। नहीं लिखा हुआ है ना? लिख लो। टाइमलाइन फॉर लॉजिंग ऑफ कंप्लेन इन स्कोर्स, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। देखो, कितना दिन में? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन के 1 साल के अंदर में क्या कर सकते हैं आप? कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। द कंप्लेनेंट हैज फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी एंड द कंप्लेन इज रिजेक्टेड और नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड और नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई और एक्शन टेकन। देखिए फिर समझा भी देंगे। इसका 3 पॉइंट है। फर्स्ट है कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, प्लस द कंपनी शुड हैव अप्रोच द complainant should have first approached the company or listed entity and the complaint is rejected or no communication is received and not satisfied with the reply or action taken. ओके, ये टाइमलाइन है, इतना दिन में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। ओके, आप लिख लीजिए फिर समझा दूंगा मैं। एफ नहीं है, प्लस है। The complainant has first approached the entity and the complaint is rejected or no communication received or not satisfied with the reply or action taken. Then the investor can lodge the complaint on scores. ठीक है। नीचे लिखे इट इज नॉट मैंडेटरी। फॉलो द सेकेंड स्टेप। हाँ हाँ। The complaint is rejected, no communication received, not satisfied with the reply or action taken.
डन, लिख लिए। देखो क्या बोल रहा है कि स्कोर्स में आप कंप्लेन कर सकते हैं कितना, 1 साल के अंदर में, कितना, 1 साल के अंदर में। देखो सपोज मान लो कंपनी ने, रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या, डिविडेंड को डिक्लेयर किया, ठीक है, बोल दिया कि डिविडेंड मैं दूंगा, अपना जितना भी शेयर होल्डर लोग हैं उन लोग को डिविडेंड दूंगा 1 रुपया करके, ठीक है, पर शेयर, 1 रुपया करके पर शेयर, 1 रुपया करके पर शेयर डिविडेंड दूंगा सबको, ठीक है। लेकिन आपके पास डिविडेंड आया ही नहीं, आपके पास डिविडेंड आया नहीं। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर होता है उसके 30 दिन के अंदर अकाउंट में आ जाना चाहिए, एज पर लॉ 30 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर 30 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर कंपनी उसको डिफॉल्ट कर रहा है, ये माना जाएगा। सपोज मान लो 1 जनवरी को आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 जनवरी तक आपके अकाउंट में नहीं आया, तब क्या कर सकते हैं आप, स्कोर्स में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कितना दिन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, 1 जनवरी 25 से 1 ईयर देखा जाएगा कि 31 जनवरी से, क्योंकि इस दिन कॉज ऑफ एक्शन आया। आप उसके पहले एक्शन नहीं ले सकते जब तक 30 दिन नहीं खत्म हो गया, जब तक उसके पास टाइम लिमिट है 30 दिन के अंदर में पे करने का, उसके बाद से ही क्या कर सकते हो आप, उसके बाद से ही आप कंप्लेन कर सकते हो। तो 31 जनवरी 25 टू आप 31 जनवरी 26 तक क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। 1 ईयर है आपके पास, 1 ईयर, इसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते स्कोर्स में, आप उसके बाद कोर्ट में जाइए। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, किसमें, स्कोर्स में, ठीक है। कंप्लेन करने से पहले बोल रहा है कि ना आपको उसको कंप्लेन करना पड़ेगा डायरेक्ट। एक बार कंपनी को भी बता दीजिए कि भैया हम लोग कब से आपसे डिविडेंड मांग रहे हैं, आपने नहीं कुछ भी किया, कंपनी को आपने कंप्लेन किया डायरेक्ट, स्कोर्स में नहीं। कंपनी को आपने मेल लिखा, कंपनी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, नो कम्युनिकेशन रिसीव, या तो नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड, ठीक है, या फिर कंप्लेन नॉट रिजॉल्व, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं है, वो बोल रहा है कि ना, वो बोल रहा है कि यार आपका बैंक अकाउंट ही नहीं मिला हम लोग को, जबकि आपने बैंक अकाउंट दे रखा था। अब फिर उसके बाद आपने बैंक अकाउंट दिया, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे आप, स्कोर्स में जाओगे, स्कोर्स में जाके कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अभी स्कोर्स क्या बोल रहा है ना, ये वाला स्टेप आपको फॉलो करने का दरकार ही नहीं, आपको कंपनी को डायरेक्ट बताने का दरकार नहीं, आप मेरे पास भी आ जाओगे ना, तो आपका कंप्लेन कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कंपनी के पास ही जा रहा है। तो इसलिए सब लोग प्रेफर करता है कि स्कोर्स के थ्रू ही जाना, क्योंकि आपका कंप्लेन तो फर्स्ट टाइम रिव्यू का ऑप्शन है, फर्स्ट बार तो कंपनी के पास ही जा रहा है 21 डेज के लिए, तो वहां पे आप डायरेक्ट कंपनी को मेल करने से बदले आप स्कोर्स में भी जा सकते हैं। उस कंप्लेन को बोलते हैं डायरेक्ट कंप्लेन, उसको कंप्लेन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन। जब आप कंपनी के पास नहीं जाके डायरेक्ट स्कोर्स में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपने डायरेक्ट कंप्लेन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन, ओके। तो यहां लिख दीजिए, इसको डायरेक्ट कंप्लेन बोलते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन इफ सेकंड स्टेप नॉट फॉलो, ठीक है। कोई भी आदमी डायरेक्टली स्कोर्स में आता है तो आपका डायरेक्ट कंप्लेन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कंप्लेन। और कोई आदमी वाया कंपनी आता है तो उसको पता रहता है कि मेरे को फर्स्ट टाइम रिव्यू में तो जाना ही पड़ेगा, ओके, क्योंकि कंपनी तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है केस को, तो फर्स्ट टाइम रिव्यू में जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड टाइम रिव्यू में भी जाना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं टाइमलाइन फॉर लॉजिंग ऑफ द कंप्लेन, कितना दिन में कंप्लेन करना पड़ेगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। ये जो डिविडेंड वाला एग्जांपल बताया ना, वो बार बार पूछता है एग्जाम में, डिविडेंड वाला ही पूछता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, तो 1 साल के अंदर में वो कहाँ जा सकता है, स्कोर्स में जा सकता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिविडेंड बिकम ड्यू, डिविडेंड जिस दिन आपका ड्यू हुआ उस दिन से नहीं, 30 डेज जिस दिन लैप्स हो गया, 30 डेज टाइमलाइन है कि 30 डेज के अंदर में उसको डिविडेंड मिल जाना चाहिए, ओके, डन। अब कैसे स्कोर्स में लॉन्च होता है ये तो बता दी ना, scores.sebi.gov.in में जाना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, पैन और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कंप्लेन कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइप ऑफ एंटिटी एंड नेचर ऑफ कंप्लेन एंड एंटिटी का नाम, ओके। जिस कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट कराता है शेयर मार्केट में, जो भी लिस्टेड कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट कराता है शेयर मार्केट में, उसको प्रॉपर, उसको भी ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है, कहाँ पे, उसको भी ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है स्कोर्स में। तो उसका आईडी किसके पास चला जाता है, उसका ऑफिसर के पास, कौन सा ऑफिसर, डीलिंग ऑफिसर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर के पास, ओके। लिस्टेड कंपनी का कंप्लेन कौन सॉल्व करता है, ट्रांसफर एजेंट। कौन, ट्रांसफर एजेंट कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का कंप्लेन को सॉल्व करता है, प्रोसेस करता है। तो मतलब अगर ट्रांसफर एजेंट भी कंप्लेन सॉल्व कर रहा है लिस्टेड कंपनी का, तो यही माना जाएगा कि लिस्टेड कंपनी सॉल्व कर रहा है। अगर उसमें कोई फेलियर हो रहा है तो ये माना जाएगा फेलियर किसका है, लिस्टेड कंपनी का, ओके। कौन कौन सा कंप्लेन स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करता है,
नॉन अपडेशन ऑफ एड्रेस या फिर सिग्नेचर, ओके, नॉन रिसिप्ट ऑफ बोनस, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, ठीक है, फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट नहीं मिला, डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट का आपका डिविडेंड नहीं है उसके बेसिस उसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया, कंपनी क्या किया उसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया, रिफंड मिलने में टाइम मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर राइट एंटाइटलमेंट फॉर्म नहीं आया, या फिर आपका सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं आया, सिक्योरिटीज ट्रांसफर होकर आपके पास नहीं आया, आपने अप्लाई किया था ट्रांसफर करने के लिए, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो गया लेकिन सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया, ओके। ये चार्ट हम लोग ने कर लिया, नया चार्ट बनाया था हम लोग ने। मोबाइल एप्लीकेशन भी है ना, क्या नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का, सेबी स्कोर्स, ठीक है। अब इसका एडवांटेज तो इजी है, इन्वेस्टर कभी भी जाके कहीं पे भी कंप्लेन कर सकता है, 24/7 उसको एक्सेस है, फिजिकल मोड में नहीं करके वो डायरेक्ट ऑनलाइन मोड में कभी भी कंप्लेन कर सकता है, और iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, ओके। फिर सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस। इनफॉर्मल गाइडेंस क्या होता है कि सेबी आपको गाइड करता है कि आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, या फिर लॉ का इंटरप्रेट करके बताता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग करने वाले हैं जिस ट्रांजैक्शन का कुछ इंपैक्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले आप सेबी से इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं, इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक इंटरप्रेटिव लेटर और एक नो एक्शन लेटर। नो एक्शन लेटर में सेबी बोलता है कि आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे ऑन द प्रपोज ट्रांजेक्शन, और उसका इंटरप्रेटिव लेटर में क्या करता है, कोई लॉज एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट करता है कि आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, लॉज एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट करके बता रहा है। जैसे हम लोग ने देखा था ना, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का इनफॉर्मल गाइडेंस लिया था, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब पूछा गया था कि ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन आपका नेचुरल पर्सन के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसमें बताया गया था कि नहीं, इंसॉल्वेंट अगर हो जाएंगे, बात याद है ना आप लोग को, तो वो वाला बात हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। और कौन अप्लाई कर सकता है, इंटरमीडियरी अप्लाई कर सकता है, लिस्टेड कंपनी अप्लाई कर सकता है, या फिर ऐसा कंपनी जो अपना शेयर को लिस्ट करने जा रहा है, ठीक है। एक तो लिस्टेड हो गया ऑलरेडी, और एक जो लिस्ट करने जा रहा है, और साथ ही साथ आपका इंटरमीडियरी, क्या इंटरमीडियरी, और ट्रस्टी भी कर सकता है, म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी या एएमसी भी कर सकता है, या फिर कोई एक्वायरर है अंडर दी एसएएसटी रेगुलेशन, अंडर दी एसएएसटी रेगुलेशन, ये लोग क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, 50,000, कितना 50,000। अगर सेबी रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, सेबी डिसाइड कर सकता है। उसके बाद अगर नहीं रिप्लाई करेगा तो 5,000 काट के 45,000 रिफंड कर देगा, ओके, रिफंड कर देगा। कुछ कुछ बात में सेबी कभी भी इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं देता है, क्या जनरल क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लीगल प्रोविजन आपने बताया नहीं और बोला इंटरप्रिटेशन करके दो, उसके बाद रिक्वेस्टर के पास खुद का इंटरेस्ट नहीं है, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन का ऑलरेडी रिप्लाई हो गया है, या फिर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, या फिर मैटर कोई कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर कोई कोर्ट में पेंडिंग है, ओके। सेबी को कितना दिन में रिप्लाई कर देना पड़ेगा, 60 डेज में रिप्लाई करना। क्या मैंडेटरी है रिप्लाई करना, नहीं, सेबी डिसाइड कर सकता है नहीं भी करेगा रिप्लाई, अगर नहीं करेगा रिप्लाई तो 5,000 रुपया डिडक्ट करके क्या करेगा, वापस कर देगा, रिफंड कर देगा, ओके। सेबी जो भी कमेंट करेगा वो बाइंडिंग किसके ऊपर होगा, कोई वो आदमी के ऊपर जिसने क्या किया है, जिसने आपका क्वेश्चन पूछा है, उसी के ऊपर बाइंडिंग होगा। सेबी के ऊपर बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दिया उसके बेसिस में सेबी ने रिप्लाई किया, अगर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आप चेंज कर दोगे तो सेबी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, नो एक्शन लेटर, ओके। कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए आप बोल सकते हैं मैक्सिमम 90 डेज के लिए सेबी कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सेबी के ऊपर है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है, नहीं रखेगा कि रखेगा, सेबी के ऊपर, सेबी के ऊपर, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन सेबी टू एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंशियल रिक्वेस्ट, ओके। हो गया आपका, सेबी का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो देखो कितना जल्दी रिवाइज किया, टोटल 38 मिनट्स में रिवाइज हो गया, कितना, 38 मिनट्स में। फास्ट लगा है एकदम भी, नहीं लगा, क्योंकि बिकॉज आप लोग का किया हुआ था, ओके, किया हुआ था इसलिए फास्ट नहीं लगा, क्योंकि एक बार पढ़ के आया हुआ रहेगा तो फास्ट नहीं लगेगा, और जो नहीं पढ़ के आएगा उसको फास्ट लगेगा, ओके, ठीक है। तो एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन बोले थे ना डिस्कस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले December 24 देखते हैं। चलो
देखो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्रा से है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन आपका सेक्रा से है, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो इसको नहीं पढ़ रहे। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका एलओडीआर से है, तो ये भी नहीं पढ़ रहे। ये भी एलओडीआर से ही है। देखो, a retail investor Rajesh invested in a mutual fund scheme but noticed irregularities in the fund performance and management, ठीक है। Despite multiple attempts to resolve the issue with the mutual fund company, he received no satisfactory response. Rajesh decided to approach SEBI complaint redressal system, ठीक है, scores, for assistance. In light of this answer the following question. How should Rajesh file a complaint with SEBI? क्या बताना पड़ेगा, क्या करेगा, कहाँ, कौन सा वेबसाइट में जाएगा, scores.sebi.gov.in, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसीजर्स ऑफ कंप्लेन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जाएगा और फिर क्या करेगा, अपना पैन कार्ड देगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ देगा, ठीक है, और ईमेल आईडी उसके पास रहेगा। तो क्या होगा, एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, एंटिटी को, ठीक है, नेचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कंप्लेन है। फिर उसके बाद अपना कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ना, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ना, यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उस कंप्लेन से वो ट्रैक कर सकता है कंप्लेन को, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू प्रोवाइड, यही सब इन्फॉर्मेशन उसको नीड्स टू प्रोवाइड, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। हाउ शुड राजेश फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन कहाँ करना पड़ेगा, स्कोर्स में, कहाँ करना पड़ेगा, स्कोर्स में, वेबसाइट में scores.sebi.gov.in में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आंसर में खाली यही 2 पॉइंट लिखना है, sebi.scores.sebi.gov.in। सर ये कैसे आपको पता चला, हमने सेकंड क्वेश्चन देखा ना, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन देना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सारा चीज नहीं देना हम लोग को, सेकंड क्वेश्चन में चीज बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में खाली ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। तो हाउ शुड राजेश फाइल अ कंप्लेन, एक तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, scores.sebi.gov.in में, और उसके बाद आपको वहां पे जाके कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा। कितना दिन में करना पड़ेगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, बस ये बोलना पड़ेगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, scores.sebi.gov.in में जाना पड़ेगा, और उसके वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपना, और फिर कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड राजेश नीड टू प्रोवाइड, आपको राजेश को क्या रखना पड़ेगा, पैन कार्ड रखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ रखना पड़ेगा, ईमेल आईडी रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उसके बाद उसको कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसको नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका क्या चीज का कंप्लेन है। उसका यहाँ पे क्या कंप्लेन है, म्यूचुअल फंड कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन है, किसके अगेंस्ट में कंप्लेन है, म्यूचुअल फंड कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन, तो उसको म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वहां पे देखना पड़ेगा इरेगुलरिटीज वाला कॉलम में जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा। देखो फिर टाइमलाइन ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेन एंड वन टाइम रिव्यू, कितना दिन में कंप्लेन लॉन्च कर देना चाहिए, 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। एंड वन टाइम रिव्यू ऑप्शन कब मिलता है आपको, कब कंप्लेन मिलता है, वन टाइम रिव्यू ऑप्शन कब मिलता है, 21 डेज मिलेगा कंपनी को कंप्लेन सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेन से, तो आपको 15 दिन के अंदर में आपको वन टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। अभी अमेंडमेंट आ गया, वन टाइम के बदले फर्स्ट टाइम हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट टाइम रिव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद रिव्यू ऑप्शन, खाली यहाँ पे बोलते रिव्यू ऑप्शन क्या है उसके पास, तो वन टाइम सेकंड टाइम दोनों लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, 21 डेज में जब कंप्लेन रिजॉल्व हो गया, 21 डेज में अगर कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है, या फिर कंप्लेन का कोई रिस्पांस नहीं आता, या फिर सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेन से, तो 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको वन टाइम फर्स्ट टाइम रिव्यू करने के लिए। फिर उसके बाद वापस से आपको 15 दिन टाइम मिलेगा क्या चीज करने के लिए, सेकंड टाइम रिव्यू करने के लिए। सेकंड टाइम रिव्यू 10 दिन के अंदर में सॉल्व कर देना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम रिव्यू कितना दिन के अंदर में, 10 डेज के अंदर में, 10 डेज में। फर्स्ट टाइम रिव्यू कौन हैंडल करता है, डेजिग्नेटेड बॉडी, सेकंड टाइम कौन हैंडल करता है, सेबी। ये सारा चीज बोल के आना पड़ेगा। क्या है ना, कंप्लेन इन स्कोर्स विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी अंडर लिक्विडेशन, बताइए, नो, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, डी लिस्टेड कंपनी अगर है, डी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है, अंडर लिक्विडेशन है, या फिर कहीं और पेंडिंग है उसका केस, ठीक है, ये सब देखा था ना हम लोग ने, देखा था ना, ये अलग से 4-5 तो पॉइंट था। तो लिक्विडेशन वाला कंपनी के अगेंस्ट में नहीं कर सकता। लिक्विडेशन वाला केस में कहाँ जाना पड़ेगा, आईबीसी के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाना पड़ेगा, एनसीएलटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। The company has to approach as per the rules and regulation mentioned in insolvency and bankruptcy code. Okay, if yes, state the procedure. No है ना, नो है। लिक्विडेशन, कंपनी अंडर लिक्विडेशन में हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, स्कोर्स में नहीं जा सकते। देखिए कंफ्यूज करेगा, इफ यस स्टेट द प्रोसीजर, सर प्रोसीजर पूछ रहा है,
सर प्रोसीजर पूछ रहा है पक्का होगा, नहीं बाबू कुछ नहीं है, नो लिख के आना है, ठीक है, नो लिख के आना है। देखिए 2 मार्क्स मिल जाएगा, बाकी सबका 1 1 है, इसका 2 कर दिया, ठीक है। सोचा है कि यार इसमें इतना ज्यादा ज्यादा लिखे, इसमें कम लिखना है, खाली नो लिखना है, खाली नो ही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं, नो लाइन लिख दीजिए एक तो, नो व्हेन द कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन एंड फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू, फॉलोइंग अगेंस्ट द फॉलोइंग कंपनी वी कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट इन कोर्ट्स। कौन कौन सा कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी और डीलिस्टेड कंपनी, नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द आरओसी, केसेस पेंडिंग इन अ कोर्ट या फिर केसेस पेंडिंग इन ओडीआर प्लेटफॉर्म, और उसके बाद क्या बोला, लिक्विडेशन और अंडर लिक्विडेशन, ठीक है, लिक्विडेशन और अंडर लिक्विडेशन, या फिर जिसका मैटर कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए या फिर सीसीआई का वो, तो वो लोग अगर हैंडल करेगा ये वाला यहाँ पे कंप्लेन होगा। तो ये 5 पॉइंट लिखाइए, बस हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। और नहीं तो क्या, डायरेक्ट आंसर लिखना है, केस से कोई मतलब नहीं, केस का कहीं पे भी रेफरेंस है, बिना केस को भी पढ़े आप कर सकते हो आंसर, ओके। केस को पढ़ने का सारा आंसर ऐसे ही होगा। सेबी में जहां आप केस अगर पढ़ने लग गए और केस से रिलेट करने लग गए, खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर देखो कि मेरे को केस पढ़ने का दरकार है क्या, केस पढ़ने का दरकार नहीं है। मेरे हिसाब से 90% ऑफ आंसर में आपको केस पढ़ने का दरकार नहीं है। कहीं पे यहाँ पे केस का नाम मेंशन कर दिया, देखो यहाँ पे राजेश बोल रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से पता चल गया कि राजेश को फाइल करना पड़ेगा, कंप्लेन कहाँ करेगा, स्कोर्स में करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन देना है, कंप्लेन लॉन्च करना है, कैसे कितना दिन में कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, कितना दिन में रिव्यू कर सकता है, कैन अ कंप्लेन इन स्कोर्स बी फाइल्ड, फाइल अ कंप्लेन, कैन अ स्कोर्स बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी अंडर लिक्विडेशन, नो, ठीक है। फिर उसके बाद बता दीजिए कौन कौन सा कंपनी के अगेंस्ट में हम लोग स्कोर्स में कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब ये केस स्टडी से कोई मतलब नहीं है, केस स्टडी से कोई भी मतलब नहीं है, ओके। आंसर लिखने का इच्छा है क्या इसका कॉपी में, कि हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो पार्ट 2 में आ गए, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का, कितना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कहाँ पे, December 24 में। ओल्ड सिलेबस देखते हैं, म्यूचुअल फंड, December 20, सॉरी ओल्ड सिलेबस में पार्ट बी में था ये, ओके। नहीं फर्स्ट पार्ट में ही था। देखो, the intermediary registered with SEBI wants to approach SEBI for some guidance under informal guidance scheme. Okay, explain the procedure which should be followed by intermediary for such guidance. Also explain various type of guidance provided by SEBI in this regard. Okay, क्या करना पड़ेगा गाइडेंस के लिए, क्या करना पड़ेगा गाइडेंस के लिए, सेबी को क्या करना पड़ेगा, एक लेटर देना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा। सेबी के पास कितना दिन का टाइम है, 60 डेज का, कितना दिन का टाइम है, 60 डेज का टाइम है टू रिप्लाई। एप्लीकेशन फीस जमा करना पड़ेगा, कितना, 50,000, 50,000, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मल गाइडेंस आएगा किसके ऊपर बाइंडिंग है, किसके ऊपर बाइंडिंग है, पर्सन जो सीख कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और सेबी के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो उसने फैक्ट्स दिया है उसी के हिसाब से सेबी ने रिप्लाई किया है, ठीक है। अगर सेबी रिप्लाई नहीं करता है तो 5,000 कट के आपको 45,000 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ गाइडेंस कौन कौन सा है, नो एक्शन एंड, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रिटेटिव लेटर, इंटरप्रिटेटिव लेटर, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव लेटर दो तरीके का है। नो एक्शन रिपोर्ट में क्या रहेगा, नो एक्शन लेटर में क्या रहेगा, सेबी विल नॉट टेक एनी एक्शन, ठीक है, सेबी विल नॉट टेक एनी एक्शन। इंटरप्रिटेशन मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, यही आपको लिख के आना है, ठीक है, यही लिख के आना है, ओके। रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस बाय एन इंटरमीडियरी, ठीक है। तो ये इसमें पूरा क्या लिख के आना है, स्कोर्स, क्या लिख के आना है, स्कोर्स लिख के आना है। तो
तो सर स्कोर्स का पूरा लिख देना है? नहीं, वो टाइमलाइन लिख दीजिएगा बस। टाइमलाइन, फर्स्ट टाइम रिव्यू, सेकंड टाइम रिव्यू, वो वाला ऑप्शन खाली लिख के आना है, वो पूरा लिख के आना है पड़ेगा। ये 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? वो पूरा इंटरमीडिएट का कैसे कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सकता है, आपको स्कोर्स में कंप्लेंट डालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम स्कोर्स में कंप्लेंट डालना पड़ेगा। 21 डेज में क्या करना पड़ेगा? इंटरमीडिएट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो कॉपी इंटरमीडिएट के पास भी चला जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास भी चला जाएगा, ठीक है। उसके पास 21 डेज का टाइम है, फिर उसके बाद 15 दिन का टाइम है आपको फर्स्ट टाइम रिव्यू करने के लिए। वो पूरा सेकंड टाइम रिव्यू तक पूरा लिख के आ जाएगा, ओके। तो ये रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस बाय एन इंटरमीडियरी में स्कोर्स लिख के आना है। क्या लिख के आना है? स्कोर्स, ओके। बस कितना मार्क्स का आया था? 5 और 3 8 मार्क्स का। कितना आया था? 8 मार्क्स का आया था। एक तो इनफॉर्मल गाइडेंस से आया था और एक कहाँ से आया था? स्कोर्स से आया था, ठीक है। दोनों लिख देंगे? नहीं, ये 3 मार्क्स का था। शॉर्ट नोट 3 मार्क्स का होता है। वो तो न्यू सिलेबस था, ये ओल्ड सिलेबस है, ओके। डन, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं June 24। पहले न्यू सिलेबस देखते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कैपिटल मार्केट से पूछा है। किससे? कैपिटल मार्केट से, ठीक है। अब देखो कैपिटल मार्केट में एक तो क्वेश्चन आपका सेबी का है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल टू द शेयर होल्डर फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी? ठीक है, अगर कंपनी पेमेंट नहीं करता है डिविडेंड का, तो कहां जा सकता है? स्कोर्स में। कहां जा सकता है? स्कोर्स में कंप्लेन कर सकता है। कितना दिन में कंप्लेन करना पड़ेगा? 1 ईयर में, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कब तक आएगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर उसके पास डिविडेंड नहीं आता है तो कहां जा सकता है? वो स्कोर्स में जाके कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स मिल जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स का। कितना? 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है June 24 में, न्यू सिलेबस में। अब ओल्ड सिलेबस भी देख लेते हैं। An investigating authority was appointed by SEBI to investigate the affairs of a listed entity. An employee of the entity fails to comply with the direction of an investigating authority. Discuss the consequences in this regard. बोलिए क्या है? आपने क्या किया? बोले इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कोऑपरेट नहीं किया, तो एक जगह पेनल्टी पड़े थे ना, कहाँ पड़े थे? 11C। 11C में लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग का ऑफिसर को अगर कोऑपरेट नहीं करते तो क्या होगा? आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कितना? 1 ईयर का। फाइन हो सकता है कितना? 1 करोड़ का। और 5 लाख पर डे करके पेनल्टी भी हो सकता है। 5 लाख पर डे करके क्या हो सकता है? पेनल्टी भी हो सकता है। 5 लाख पर डे करके फाइन, 5 लाख पर डे करके फाइन भी इम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 एक्शन आपके अगेंस्ट में ले सकता है अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, ओके। हाँ, और क्या, कितना पॉइंट लिख दिया? 3 तो पॉइंट लिख दिया आपने। कौन सा? डन। देखो क्वेश्चन देख रहे हो क्या इजी इजी आ रहा है? देख रहे हो तो? बस मतलब चैप्टर आपको देख के लगता है कि बहुत टेक्निकल, लेकिन अपने घुस के पूरा पढ़ लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं ना, तो एकदम इजी लगेगा क्वेश्चन। एकदम इजी लगेगा, इसलिए बोला बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट के पढ़ के अगर अपने पढ़ेंगे ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार कॉन्सेप्ट इतना क्यों पता चल रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे, जब क्वेश्चन को आंसर करोगे ना, तो एकदम बच्चा लगेगा, बच्चा क्वेश्चन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना डीप अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ लिया पूरा चैप्टर, फिर सारा क्वेश्चन बच्चा लगेगा। इसलिए पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग लेके कॉन्सेप्ट घुस के पढ़ना चाहिए, ओके।
बस। तो मतलब देख रहे हो हर एग्जाम में कितना मार्क्स आ रहा है, मैक्सिमम 5 से 8 मार्क्स का आ रहा है, उससे ऊपर नहीं आ रहा है सेबी से क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि और पूछे लेकिन पूछ नहीं रहा है। अब चल जाते हैं जून 24 के बाद दिसंबर 23। अभी तो पूछो ज्यादा मार्क्स का। इतना बड़ा केस स्टडी पूछा है देखो। ये नहीं है कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन। देखो मैंने केस स्टडी पढ़ा भी नहीं है, क्वेश्चन से ही समझ में आ गया, क्योंकि ये कुछ रिलेशन ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है दोनों से। इतना बड़ा केस स्टडी पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 मार्क्स का छोटा सा। ठीक है, जब अपने पढ़ेंगे ना कैपिटल मार्केट आप भी ऐसे ही आंसर कर दोगे। आपको केस स्टडी पढ़ने का दरकार नहीं होगा, गारंटी लिख के बोल रहा हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द सैट एस्टैब्लिश, बताइए। ठीक है, if any party is aggrieved they can file aggrieve against the order of adjudicating officer या फिर सेबी या फिर आईआरडीए या फिर पीएफआरडीए, they can file their complaint in सेबी। ठीक है, what is the composition of sat, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, वन और मोर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, वन वन मत बोल दीजिएगा, वन और मोर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, खाली कॉम्पोजिशन पूछा है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक। ठीक है, does a civil court have jurisdiction to entertain any suit in respect of matter which an adjudicating officer is appointed under SEBI? No. बार ऑन jurisdiction, there is a bar on jurisdiction। ठीक है, ये वर्ड लिख के आना है, बार ऑन jurisdiction। ठीक है, क्योंकि यही टर्म आपका बुक में लिखा हुआ है, there is a bar on jurisdiction। कोई भी सिविल कोर्ट का कोई भी jurisdiction नहीं होता है सेबी रिलेटेड मैटर में जिसमें adjudicating ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। ठीक है, mention the time period for filing an appeal with supreme court, any person aggrieved by the order of SAT can file an appeal in supreme court within 60 days in a on a question of law, question of लॉ। ठीक है, फर्दर 60 डेज मिल जाएगा अगर देयर इज सफिशिएंट कॉज। ठीक है, अगर सफिशिएंट कॉज। व्हाई आर स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल। ठीक है, स्पीडी ट्रायल। एक सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्पेशल कोर्ट बनाता है जिसमें कौन जज होता है, कौन जज होता है, कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपका एक जज अपॉइंट करता है। ठीक है, जिसका जिसका आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एडिशनल जज का या फिर सेशन जज का, या फिर एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज का उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आप खाली इसमें स्पीडी ट्रायल भी लिख दोगे ना तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्या है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कितना मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का, इससे बच्चा तो नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, इसमें 5 में 5 मिलता है। ठीक है, क्या नहीं, स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफिक मैटर नहीं डिस्कस होता है, स्पेशल कोर्ट में सारा मैटर डिस्कस होता है, जो भी सेबी का मैटर है सारा मैटर स्पेशल कोर्ट में डिस्कस होता है, खाली केस तुरंत तुरंत से हैंडल हो जाए इसीलिए बनता है। बस यही क्वेश्चन पूछा, कितना इजी था ना, लग रहा है ना इजी, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑनरेबल जस्टिस जेड, a retired Chief Justice of High Court, attained the age of 64 years on 31st December 22. The central government has appointed him up as a presiding officer of the SAT with effect from 1st January 2000. You are required to state whether in reference to SEBI Act, the term for which he may be appointed as a presiding officer of the SAT, whether he can be reappointed. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अमेंड हो गया है, लॉ में अमेंड नहीं हुआ है, आपका मैट में अमेंड हो गया, अचानक से ये लोग डिलीट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया मैं आप लोग को लिखाऊंगा। ओके, ठीक है, वो पार्ट लिखा देता हूँ, कहीं पता नहीं इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम जाए, पागल हो जाए अचानक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब पढ़ लीजिए एक बार ये क्या है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन पढ़ लिए थे ना, क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपने अपॉइंट कर सकते, लेकिन एज भी लिख दिया ना, तो एज वाला बात तो हम लोग पढ़े नहीं कि एज कितना होना चाहिए, तो वो पढ़ लो। देखो लिखा हुआ था मैंने, लेकिन क्या पढ़ा है नहीं क्योंकि आपका मैट में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन देख लिया अब लिखा देते हैं, फिर नहीं तो बोलेंगे सर पढ़ा है नहीं।
क्योंकि ओल्ड सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, मैट में अमेंडमेंट है। देखो, देखो, टेन्योर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ सैट, ओके। टेन्योर, वो लोगों का कितना साल का टेन्योर होना चाहिए? जितना भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, टेक्निकल मेंबर है, जुडिशियल मेंबर है, उन लोग का टेन्योर कितना होना चाहिए? 1 टर्म ऑफ 5 years। 5 साल के लिए वो लोग अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है, और 5 साल के लिए, मतलब 5 + 5 10 साल, ओके। 5 साल के लिए आप अपॉइंट करोगे, फिर 5 साल के लिए आप रीअपॉइंट कर सकते हो। 5 + 5, मोदी जी की तरह नहीं है, चलते रहेगा, ठीक है। मोदी जी का 15 साल होने वाला है ना, ममता बनर्जी दीदी का कितना साल? 15 साल होने वाला है। ये लोग के लिए तो ये लोग बैठ जाते, उठता नहीं है, ये लोग को आप 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। 5 + 5 लिख लीजिए। टेन्योर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ सैट, एक टर्म ऑफ 5 years, कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 1 more term of 5 years, cannot hold office beyond 70 years of age। डिविडेंड वाला क्वेश्चन का केस स्टडी लिखवा दें, अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें लिखा देंगे। एक बार शायद आया है क्वेश्चन June 23 में। कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 1 more term of 5 years, कैनॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 70 years ऑफ एज, मतलब 70 साल से ऊपर हो जाएगा, ये मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है। लेकिन मोदी जी का भी बीजेपी का मैंडेट में लिखा हुआ था कि 70 साल से ऊपर का कोई नहीं बना सकता, उसके लिए वो लोग मैंडेट चेंज कर दिया, यहाँ पे नहीं चेंज होगा। अभी तो न्यूज में आ रहा था ना, न्यूज में आ रहा था ना कि वो दोबारा से नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 70 years हो गया क्रॉस। लेकिन वो लोग क्या बोला, जब तक मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, मोदी जी है तो मुमकिन है, जब तक नहीं मरेगा वो जीत लड़ते रहेगा। तुमको लग रहा है कौन बन सकता है उसमें? हाँ, सबका अपना अपना पॉलिटिकल व्यू होता है। मेरा पॉलिटिकल व्यू हम पब्लिकली नहीं बता सकते। बंगाल में बैठ के तुम मोदी जी का बड़ाई करोगी। कुछ नहीं बता पाएंगे, दीदी को गुस्सा लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 1 more term of 5 years, कैनॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 70 years ऑफ एज, ओके। उसका सारा डिसीजन करेक्ट नहीं है मोदी जी का, बहुत सारा डिसीजन गलत भी लिया है। अभी अपने पास कोई लीडर नहीं है उसके आगे, उसके अलावा, जिससे मास जिससे मास कम्युनिटी आपका। अरे वो खाली बंगाल में है, अपने नेशनल लीडर का बात कर रहे हैं। नेशनल लीडर तो कोई नहीं है ना, नेशनल लीडर कोई कौन है अब उसके अगेंस्ट में? कोई नहीं है, वैसा कोई फेस नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। कैनॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 70 years ऑफ एज, ठीक है। तो मजबूरी में महात्मा गांधी को भी क्या बनाना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। कैनॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 70 years ऑफ एज, ओके। तो अब ये क्वेश्चन को अब हम लोग आंसर करेंगे। ऑनरेबल जस्टिस जेड, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सबसे पहले आप पीओ का, ठीक है, अपने किसको अपॉइंट कर रहे हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ना, आप पीओ का क्वालिफिकेशन बताना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का कोई जज,
जिसके पास कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 इयर्स का, और प्लस यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कितना साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, 5 इयर्स के लिए, ठीक है, और प्लस 5 इयर्स के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं, प्लस जिसका एज 70 इयर्स से कम होना चाहिए, कितना, 70 इयर्स से कम। अब यहाँ पे देखते हैं उसको क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, कितना इयर्स अटेंड कर चुका है, 64 इयर्स, ठीक है। कब अटेंड किया 64 इयर्स, 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हिम एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर रेफरेंस टू सेबी एक्ट द टर्म फॉर विच ही मे बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट, कितना के लिए अपॉइंट कर सकते हैं उसको, 5 इयर्स के लिए। 6 इयर्स कहां से आ रहा है, कितना, 69 तक रहेगा ना, 64 + 5 कितना होता है, रीअपॉइंट कर सकते हैं, नहीं करेंगे ना रीअपॉइंट, 69 तक उसको रख लेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज सच एंड रिमेन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट, he can be reappointed for additional 1 year only, ठीक है। Afterwards he cannot be appointed because he has attained the age of 70 years, समझ में आया, ठीक है। 64 में उसको अपॉइंट कर रहे हो आप, मैक्सिमम 5 साल के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन रीअपॉइंट करना पड़ेगा ना आप, तो 1 साल के लिए कर सकते हो, 1 साल बाद उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ही विल अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स। डन, डन। हो गया, देखो कितना मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का आया था। अब इजी लगा ना वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बना सकते हैं, और किसको बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन जुडिशियल मेंबर है तो हाई कोर्ट का जज जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको कितना टर्म के लिए कर सकते हैं, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो आप बोल दिए, ये लोग को तीनों का सेम है, 5 साल और 70 साल, 5 साल और 70 साल रीअपॉइंट कर सकते हो, और 5 साल के लिए। टेक्निकल मेंबर को कोई जज होने का दरकार नहीं है, ठीक है। टेक्निकल मेंबर को 15 साल का भी एक्सपीरियंस होगा चलेगा, 15 साल का भी एक्सपीरियंस होगा चलेगा, तीनों के बदले में कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर कर दोगे ना आप। अब दिसंबर 20 के बाद 23 के बाद आ जाते हैं जून 23, जून 23 में खाली ओल्ड सिलेबस था, न्यू सिलेबस नहीं था। PTM Limited, a listed company, has declared a dividend to its registered shareholder on 1st of January 21, but the company did not pay the dividend till 31st of January 21. Whether the registered shareholder can lodge the complaint on Scores portal, ठीक है, बताइए, लॉन्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यस, कितना टाइमलाइन में, कब तक कर सकता है, 31st of January 22 तक, 31st of January 22, तो यस, the registered shareholder can lodge the complaint against company, can lodge the complaint against the listed company, that is PTM Limited, okay, in Scores, can lodge the complaint in Scores, और उसके बाद the timeline should be 1 year from the date of the cause of action, that is from 1 year from 31st of January 2021, 30 डेज तक डिविडेंड पे करना चाहिए। डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, 1 को, और 1 से वो कंप्लेन करेगा कि 31 से, 31 वो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन कंप्लेन उसको 31 के बाद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 to 31 में वो कंप्लेन नहीं कर सकते, 30 डेज अभी तक मीट नहीं हुआ है, ठीक है, 30 डेज अभी तक ओवर नहीं हुआ है, 30 डेज टाइम लिमिट जब ओवर होगा तब से कॉज ऑफ एक्शन आएगा, कॉज ऑफ एक्शन में मतलब 1 ईयर के अंदर में वो कंप्लेन कर सकता है, दैट मींस 31 of January 22 तक वो कंप्लेन कर सकता है। व्हाट हैपन इफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर फेल टू लॉन्च अ कंप्लेन ऑन स्कोर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, अगर 1 साल के अंदर में कंप्लेन नहीं कर पाया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, ठीक है। If the registered shareholder cannot lodge the complaint on Scores, he can avail other remedies. He can go to court. He can go to court and can lodge a complaint against a listed entity. ठीक है, can lodge a complaint against a listed company. Can the shareholder file complaint on Scores portal without first approaching to the company? Yes. आपने पढ़ा था ना, डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है, डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है, yes, they can lodge a complaint directly on Scores, okay.
against the company, and the complaint will be redirected to the company and as well as the designated body. The designated body in case of listed company is stock exchange. Okay, done. कर दोगे ना आंसर? Sakti is aggrieved by the order of SAT and intend to appeal before appropriate authority or court. Briefly explain the procedure and time limit of filing of the appeal. सैट का ऑर्डर किसके, सैट के पास किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कितना दिन में जाएगा? 60 डेज। 60 डेज में जाएगा ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाएगा, और फर्दर उसको 60 डेज मिल जाएगा अगर सफिशिएंट कॉज है। सफिशिएंट डिले है तो उसको फर्दर 60 डेज मिल जाएगा। ओके, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट दोनों बता दोगे ना? कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। टाइम लिमिट कितना है? 60 डेज प्लस 60 डेज ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। डन। भावनाओं में बह के नहीं करना आंसर, पहले सोचना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। डन। कब का हो गया? जून 23 का भी हो गया। ठीक है, जून 23 के पहले क्या आता है? दिसंबर 22। आ जाओ। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन दिखाया तो था यार फुल फॉर्म। ये देखो एक ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। complaint against certain companies cannot be dealt through courts despite the complaint made against may be against listed company। तो क्या क्या है? अनलिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में आप कंप्लेन नहीं कर सकते, या फिर डी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। ओके ओके, या फिर नेम क्या हो गया? स्ट्रक ऑफ हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक ऑफ हो गया है, वैनिशिंग कंपनी है। ठीक है, या फिर जिसमें ऑलरेडी पेड वो केस क्या है? पेंडिंग है। कहाँ पे? कोर्ट में, या फिर ओडीआर पोर्टल में पेंडिंग है। ठीक है, और क्या है? लिक्विडेशन में है, या फिर लिक्विडेटेड कंपनी है, या फिर अंडर लिक्विडेशन है। या फिर केस कौन हैंडल करेगा? आरबीआई। ठीक है, आई और कौन हैंडल करेगा? पीएफआरडीए। ठीक है, आईआरडीए या फिर सीसीआई। ठीक है, ABC Limited is a public limited company on a public company listed on a stock exchange. ठीक है, the company declared a dividend in the AGM on 1st of May. However, the dividend was distributed on 5th of June. 1st of May से 20 में, अब डिविडेंड कब आया? 5th of June 20। ठीक है, one of the shareholder Jayati made a complaint on Scores platform on 5th of June. Answer the following: whether the action of ABC is as per the Companies Act 2013। ABC जो डिविडेंड अपना डिक्लेयर किया कितना दिन बाद? कितना? 5th ऑफ जून को दिया है ना, तो वेदर उसका एक्शन सही है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि डिविडेंड 30 दिन के बाद आया, 30 डेज के अंदर में पे करना चाहिए था, मतलब उसका एक्शन गलत है। एज पर कंपनीज एक्ट द डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, हेंस द एक्शन बाय एबीसी लिमिटेड इज इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ओके, कैन जेती मेक अ कंप्लेन इन स्कोर्स? यस, भले ही उसको डिविडेंड 5 जून को आ गया, लेकिन कंप्लेन कर दिया ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 दिन के बाद उसने कंप्लेन किया है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ द इन्वेस्टर फेल्स टू लॉन्च अ कंप्लेन स्कोर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड? तो क्या कर सकता है? कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाके अपना ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवा सकता है। ओके, डन। Mobile application provides convenience to the investor for lodging their complaints on SEBI कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, है ना? कन्वीनियंस है ना, 24/7 एक्सेस है। ठीक है, एंड्रॉइड में अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकता है? 24/7, और उसके बाद ऑनलाइन इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रिड्रेस हो जाता है। क्या होता है? ऑनलाइन लॉजिंग ऑफ कंप्लेन हो जाता है। ऑनलाइन कंप्लेन लॉज कर सकता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल, इंस्टेड ऑफ फिजिकल, बस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा ये सेबी हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। कब लॉन्च किया था सेबी? कब लॉन्च किया था? मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च किया था? कॉपी में देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है क्या? डेट शायद कटवा दिए थे ना, नहीं लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, मत लिखिएगा। ठीक है, ठीक है,
ओके 24/7 एक्सेस है, एंड्रॉइड iOS में अवेलेबल है, और ऑनलाइन लॉजिंग ऑफ कंप्लेन अलाउड है, ठीक है, ऑनलाइन लॉज। और मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? सेबी कोर्स, ठीक है, डन। देखो कितना मार्क्स का पूछा था इसमें, 5, 4 9, 9 और 4 13, नहीं 9 और 4, हाँ 9 और 4 13 मार्क्स का पूछा है, कितना? 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सेबी से। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स का पूछ सकता है वो लोग, उससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। और बेसिकली देख लो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सैट से आ रहा है और स्कोर से आ रहा है। बस ये दो ही जगह से क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा, और कोई कहीं से आ नहीं रहा है। तो ये सेबी में भी ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, सैट और स्कोर्स। आपको पता था ना, ये अपील वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सबसे ज्यादा ज्यादा पूछता है। December 22 के बाद आ जाता है June 21। June 21 में ना एक बार फिर सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए उस वहां पे भी ओल्ड एंड न्यू है। चलो तो June 21 का न्यू सिलेबस। Under what circumstances and how the recovery officer will proceed to recover the amount of penalty imposed by the adjudicating officer under SEBI Act 1992, ठीक है, ओके। रिकवरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? सेबी, ठीक है, सेबी टू रिकवर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज बाय द इम्पोज बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी। क्या करता है? रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करता है। रिकवरी ऑफिसर शैल मेक अ सर्टिफिकेट इन अ फॉर्म स्पेसिफाइड अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड शैल मूव टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ द अमाउंट। ओके, ही कैन रिकवर द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड द अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, ये है ना चार चीज, तो लिख देना। Vadhwani Enterprises Limited, a unlisted company, has decided to bring an IPO and file a draft of a document with SEBI. The company is not able to correctly interpret a circular issued by SEBI. The managing director of the company wants to seek informal guidance under SEBI informal guidance scheme. Ramesh, director of the company, is of the view that since the company is not yet listed, so company cannot seek informal guidance. For being a company secretary, advise the following: who can apply for informal guidance? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? लिस्टेड कंपनी, ठीक है, इंटरमीडियरी, ठीक है, ट्रस्टी, और ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड या फिर एएमसी, ठीक है। और क्या था? कंपनी प्रपोज टू लिस्टेड शेयर, कंपनी प्रपोज टू लिस्टेड शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कंपनी है? कंपनी इज प्रपोजिंग टू लिस्टेड शेयर, तो ही कैन अप्लाई फॉर इनफॉर्मल गाइडेंस। वेदर कंपनी कैन अप्लाई और नॉट, यस दे कैन अप्लाई, बिकॉज दे आर कंपनी विच आर प्रपोज टू लिस्टेड शेयर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। वो अपना शेयर क्या कर रहा है? लिस्ट करने जा रहा है ना, वो लोग भी अप्लाई कर सकता है इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए। ऑन व्हाट मैटर्स ऑन विच इनफॉर्मल गाइडेंस कैन नॉट बी सॉट, क्या चीज? जनरल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ठीक है। और उसके बाद क्या था? कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, और कहाँ जहां तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर क्वेश्चन विच आर पेंडिंग इन अ कोर्ट, ठीक है, क्वेश्चन ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। तो ये सारा केसेस में आप, ये सारा केसेस में आप इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, डन। देखो, आपने June 21 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखा जो नहीं आता है? 5 साल का क्वेश्चन यहाँ बैठे बैठे करा दिया आप लोग को। अब पुराना के पुराना वाला सिलेबस में जा रहे हैं हम लोग।
देखो, अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, सेबी इज एम्पावर्ड टू इशू सम डायरेक्शन। सेबी के पास पावर है ना, सेबी हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शन एंड इम्पोज पेनल्टी। सेबी क्या कर सकता है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर, इंटरमीडियरी के ऊपर डायरेक्शन इंपोज कर सकता है। व्हाट दे, देन द लिस्टेड कंपनी हैज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेबी। इफ दे हैव नॉट फॉलोड द डायरेक्शन ऑफ द सेबी, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कर दिया तो कहां पेनल्टी है, 15G में कितना पेनल्टी है, 10 लाख, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है, तो सेबी हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन एंड इंपोज पेनल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है ना, अगर सेक्शन नंबर आपने लिख दिया ना तो इसमें पूरा 4 में 4 मिलेगा, अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो 4 में 3 मिलेगा। ओके, बिकॉज खाली छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सेबी के पास कहाँ पे कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, पावर टू इंपोज पेनल्टी एंड इशू डायरेक्शन, किसमें दिया हुआ है, देखिए लिखा है हुआ है, वो तो जी में है, पावर टू इंपोज पेनल्टी एंड इशू डायरेक्शन, एक सेक्शन नंबर लिखाया था आप लोग को, एक चार्ट जब बनाया था, देखो 11B। 11B में पावर टू इशू डायरेक्शन एंड इम्पोज पेनल्टी। 11C है इन्वेस्टिगेशन, 11C क्या है, इन्वेस्टिगेशन। तो 11B में आपके पास क्या लिखा हुआ है, पावर टू इशू डायरेक्शन एंड इम्पोज पेनल्टी। तो सेबी के पास क्या है, ये पावर कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 11B ऑफ द सेबीज एक्ट 1992। ओके, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट बता देंगे ना, क्या है पावर ऑफ सेट, कौन बताएगा, कोई भी बताओ कौन बताएगा, चलो पावर ऑफ सेट। Summon and enforce attendance. Okay, summon and enforce attendance. Production of document. Production of document. Examination on oath. Examination on oath. ठीक है, और क्या करेगा, एग्जामिन द एविडेंस, एग्जामिन द एविडेंस। और क्या था एक और, क्या, एग्जामिनेशन, रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन, रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेबी क्या कर सकता है, सेबी के पास एक और पावर है ना, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर का क्या कर सकता है, ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और कंफर्म कर सकता है। तो ये भी पावर है ना सेबी का, तो ये भी लिख देंगे अपने। ओके, तो खत्म, कितना मार्क्स मिल जाएगा, 4 में 4 मिलेगा, अगर ये सारा पॉइंट आपने लिख दिया 4 में 4 मिलेगा। ओके, डन। जून 21, दिसंबर 20। तो लॉकडाउन था तो क्या हुआ, हाँ देखो, आ जाओ दिसंबर 20, 5 साल पहले का बात। SEBI can take measures either pending investigation or inquiry or completion of such investigation। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रहा है, या इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सेबी क्या बोला था, प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकता है ना, ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 11(4), अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 4। सेबी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रोएक्टिव एक्शन ले सकता है, क्या ले सकता है, सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग, क्या कर सकता है, सस्पेंड द ट्रेडिंग, सस्पेंड द ट्रेडिंग प्रोएक्टिवली। और क्या कर सकता है, डिबार फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। और क्या कर सकता है, सस्पेंड एनी ऑफिसर, सस्पेंड एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद नंबर 4 क्या कर सकता है, इंपाउंड और रिटेन द प्रोसीड, इंपाउंड और रिटेन द प्रोसीड्स। और उसके बाद नंबर 5 क्या था, अटैचमेंट, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, कितना दिन के लिए, 90 डेज के लिए, कंफर्म कर सकता है अटैचमेंट आफ्टर बियॉन्ड 90 डेज बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम अ स्पेशल कोर्ट। ये पूरा लिख के आना है, अंडर सेक्शन 11(4) से भी प्रोएक्टिवली मेजर्स ले सकता है ना, भले ही इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, 11(4) में उसके पास पावर है टू पास एनी ऑर्डर। ओके,
SEBI has imposed a penalty of 25 crore on Sunset Company. However, due to problem of liquidity, the company is unable to pay the amount of penalty. Explain how the amount can be recovered under the provisions of SEBI Act. क्या करना पड़ेगा? रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा. सेबी क्या करेगा? एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा. और रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है? चार चीजें कर सकता है. अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड अरेस्ट एनी पर्सन. अरेस्ट एनी पर्सन. उसके पास पैसा नहीं है, लिक्विडेट हो गया, तो ये तीनों से तो कुछ नहीं मिलेगा, अरेस्ट कर लेगा उसको. क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगा. सर पैसा तो रिकवरी नहीं होगा, कुछ भी आया, इज्जत तो बचा ना. रिकवरी तो कर लेगा. सेबी का इज्जत तो बचा. ठीक है. देखो 10 मार्क्स का आया था ना क्वेश्चन. अब ओल्ड सिलेबस कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन. Who can make a request in informal guidance under SEBI scheme? Can this required be confidential treatment? तो informal request कौन कौन कर सकता है? लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडियरी, और कौन कर सकता है? प्रपोज टू बी लिस्टेड, जिसका प्रपोज हो रहा है शेयर. और कौन? म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है, ये लोग भी क्या कर सकता है? ये लोग भी क्या कर सकते हैं? ये लोग कंप्लेन कर, लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडियरी, प्रपोज टू बी लिस्टेड, म्यूचुअल फंड कंपनी और ट्रस्टी. ठीक है. और रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं आप? कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. मिनिमम कितना दिन के लिए, मैक्सिमम कितना दिन के लिए आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं? 90 डेज के लिए अपना रिपोर्ट. ये रिपोर्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रखना. बाइंडिंग नहीं होता है. क्या होता है? बाइंडिंग नहीं होता है सेबी के ऊपर. सेबी मे डिसाइड और मे नॉट डिसाइड. ओके, टू कीप द रिपोर्ट बाइंडिंग. खाली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ओल्ड सिलेबस में. और कुछ बचा हुआ है? सब हो गया ना? सारा पेपर हो गया ना डिस्कस? सारा पेपर हो गया डिस्कस. तो चलिए अब लिख लेते क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए ना. अब इस चैप्टर का हम लोग क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है लिख लो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम अभी. नंबर 1 स्कोर्स. ओके. नंबर 2 सैट. ओके. नंबर 3 इनफॉर्मल गाइडेंस. आपके लिए स्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया है. वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, अभी अमेंडमेंट आया है. ठीक है. और सैट में पूरा अपील लिख दीजिए. ठीक है. अपील मतलब सुप्रीम कोर्ट तक. ओके, सुप्रीम कोर्ट तक आप अपील कर सकते हैं. स्कोर्स, सैट एंड इनफॉर्मल गाइडेंस. ओके. पेनल्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट है. ओके, पावर एंड फंक्शन. बस ये 4 टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए स्कोर्स है क्योंकि ये अभी अभी नया अमेंडमेंट है, फर्स्ट टाइम रिव्यू और सेकंड टाइम रिव्यू का. ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट शॉर्ट एक क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा ही आएगा. ओके. ठीक है. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लग रहा है, स्कोर से आएगा. ठीक है. चलो, थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा आज का क्लास में. ओके. रिवीजन पूरा अच्छा से हो गया होगा. नेक्स्ट में हम लोग अब डिपॉजिटरी चालू करेंगे या कैपिटल पार्टिसिपेंट देख लेंगे. नेक्स्ट का क्लास क्या चालू करेंगे, डिपॉजिटरी या फिर कैपिटल पार्टिसिपेंट्स में से दोनों में से एक चीज चालू करेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच. लाइव ऑनलाइन कोई डाउट है क्या आपका? अच्छा, एक चीज और. संडे को टेस्ट है. ओके, संडे को टेस्ट है. आपका कौन सा टेस्ट है अभी? संडे को कोई टेस्ट है आप लोग का? कितना बजे जय जेल?
11 बजे, सुबह 11 बजे सेबी का टेस्ट है. ओके ओके यस, दिस संडे, दैट इज 26 January 25. हैप्पी रिपब्लिक डे. ठीक है, टेस्ट देने आ जाना रिपब्लिक डे में. ओके, फिर घर चल जाना. जय हिंद, जय भारत.